हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रॉम्पटन प्रभाव क्या है और इसका महत्व क्या है। ठीक है, ये क्रॉम्पटन इफेक्ट जो क्वेश्चन है ये बीएससी क्लास बीएससी के लिए है। बीएससी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं बीएससी सेकेंड ईयर के, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये 2017 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है और 2017 में ये 2 बार पूछा गया है। जैसा ही देख पा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है इसमें, क्रॉम्पटन विस्थापन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन बनकर आता है और ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपका 10 नंबर का आएगा, क्योंकि इस बार 2021 में आपको 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, जिसमें से आपको केवल 4 करने होंगे, कि 10 में से केवल 4 करने होंगे, जिसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। 4 लॉन्ग करने होंगे, तो इस बार लॉन्ग ही पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी ये बुक है थर्ड बुक से। ठीक है, फिजिक्स थर्ड का ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ, फिजिक्स थर्ड से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्रॉम्पटन इफेक्ट किसी हल्के तत्व से, जैसे किसी हल्के तत्व से एक वर्णी एक्स किरण विकिरण के प्रकीर्णन के कारण प्रकीर्णत विकिरण की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन को क्रॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। यानी कि कोई एक तत्व है हमारे पास और उससे कोई एक्स किरण यानी कि विकिरण है वो आ रही है और टकराती है। तो टकराने के बाद क्या होगा, वो किरण फैल जाएगी। उस फैलने को ही हम कहेंगे प्रकीर्णित विकिरण। क्या कहेंगे? प्रकीर्णित विकिरण। तो जो फैलेगी तरंग, जो किरण फैलेगी उसकी तरंग दैर्घ्य में कुछ अंतर आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? क्रॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। और ये कितना परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, यानी क्रॉम्पटन प्रभाव। क्रॉम्पटन प्रभाव में तरंग दैर्घ्य में होने वाले परिवर्तन को क्रॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। यानी तरंग दैर्घ्य में कितना चेंज आया है, कितना परिवर्तन आया है, वो चेंज कहलाता है क्रॉम्पटन विस्थापन, यानी क्रॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट या क्रॉम्पटन शिफ्ट कहेंगे इसको। ठीक है, इंग्लिश में। तो बढ़ते हैं आगे पॉइंट बी के लिए। पॉइंट बी क्या कहता है हमारा? तो पॉइंट बी कहता है कि क्रॉम्पटन इफेक्ट जो है, क्रॉम्पटन इफेक्ट का प्रभाव सिद्धांत अथवा क्रॉम्पटन विस्थापन के लिए व्यंजक। किस प्रकार से ये फिनोमिना होगा देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा आपतित फोटोन है, यानी कि इंसिडेंट फोटोन है जो कि आ रहा है। ठीक है, आने वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी है? एच न्यू, और इसका जो संवेग है यानी कि मोमेंटम है, एनर्जी एच न्यू है और मोमेंटम है एच न्यू अपॉन सी। एच न्यू अपॉन सी ये हमारी ऊर्जा है, एनर्जी, और ये हमारा संवेग है यानी कि पी, दैट इज मोमेंटम। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि जैसे ये इस जगह इस पॉइंट से टकराता है, एक्स कोई पॉइंट है ये एक्स, जिससे टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, ये प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित का मतलब है किसी भी दिशा में फैल जाना। तो ये इस तरीके से हमारा ये प्रकीर्णित हो जाता है। इसको बोला गया है प्रकीर्णित फोटोन, जो फाई एंगल पे जा रहा है। एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे जा रहा है? 5 डिग्री एंगल पर जा रहा है। ठीक, इसके बाद दूसरा, यहाँ से ये इस तरीके से सीधा निकल के आ गया है। ये है हमारा प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब इससे टकराएगा तो कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? प्रतिक्षिप्त हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इस जगह से। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है mc² और इसका संवेग है mv। ठीक है, mv, और ये कितने एंगल पर जा रहा है? थीटा, मान लिया है थीटा एंगल पर ये नीचे की ओर आ रहा है। तब देखिए क्या होगा। तो क्रॉम्पटन इफेक्ट में इसी के बारे में बताया गया है। पॉइंट नंबर 1, न्यू आवृत्ति का एक वर्णी विकिरण में फोटोन होते हैं, यानी कि न्यू आवृत्ति के एक वर्णी विकिरण में फोटोन होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू तथा संवेग एच न्यू अपॉन सी होता है, जहाँ एच प्लांक नियतांक है। तो ये इस लाइन के बारे में कह दिया है कि ये दोनों चीज़ किसकी हैं। ठीक, अगला पॉइंट, प्रत्येक फोटोन तथा प्रकीर्णक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच अन्योन्य क्रिया होती हैं, यानी कि टक्कर कह सकते हैं, जिसको हम कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन यानी कि टक्कर होती हैं, जिसके कारण विकिरण का प्रकीर्णन हो जाता है। जो विकिरण है उसका क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ तथा आपेक्षिकीय होती है। आपेक्षिकीय मतलब यहाँ पर सापेक्षता का सिद्धांत लग जाएगा, न्यूटन का सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, आपेक्षिकीय होती है।
तब हमने इसके बारे में ये केवल और केवल लिख रहे हैं, जो हमने जो डायग्राम यहाँ पर बनाया है इसके बारे में हम लिख रहे हैं कि किस तरीके से क्या है। माना h न्यू ऊर्जा का एक फोटोन प्रकीर्णक पदार्थ के पृष्ठ पर आपतित होता है तथा विराम अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है। टक्कर के दौरान फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन v वेग से प्रक्षिप्त हो जाता है, यानी कि रिकॉइल हो जाता है, यानी कि यहाँ से किसी दिशा में गति करने लगता है तथा फोटोन प्रकीर्णित हो जाता है। जो फोटोन आ रहा था यानी कि विकिरण ऊर्जा आ रही थी वो प्रकीर्णित हो जाती है। माना कि टक्कर के पश्चात प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन और प्रकीर्णित फोटोन आपतित विकिरण की दिशा में क्रमशः थीटा और फाई कोण बनाते हैं। माना टक्कर के पश्चात फोटोन की आवृत्ति न्यू डैश हो जाती है। कितनी हो जाती है? न्यू डैश हो जाती है। फोटोन की आवृत्ति हो जाती है न्यू डैश। ठीक है, तो फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो एच न्यू डैश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एच न्यू डैश हो जाएगी। तो अभी मैंने जो बताया कि यहाँ पर जो डायग्राम में हमने बताया वही यहाँ पर लिख दिया है सब कुछ। ठीक है, तो हम अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं कि टक्कर से पहले ऊर्जा इतनी है, टक्कर के बाद ऊर्जा इतनी हो गई है, आवृत्ति इतनी हो गई है, संवेग इतना हो गया है। ये सारी चीज़ें हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होगा क्या, अब हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए, टक्कर का नियम लग रहा है, यहाँ पर टक्कर हो रही है यानी कि एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं, तो हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगेगा और संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगेगा। आपने क्लास 11th में हमने आपको पढ़ाया था कि टक्कर के ऐसे ही जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम कहते हैं टक्कर के पहले की ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की ऊर्जा, टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। तो वही फॉर्मूला लगने वाला है अब इसमें। तो देखिए बच्चों, आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या है? एच न्यू। विराम अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था तो उसकी ऊर्जा हो जाएगी एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट यहाँ पर विराम द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि रेस्ट मास है, रखा हुआ है इस वजह से। फोटोन का संवेग एच न्यू अपॉन सी। इलेक्ट्रॉन का संवेग 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति कर ही नहीं रहा तो उसका संवेग क्या होगा? 0। ठीक है, अब होती है टक्कर के बाद। टक्कर के बाद क्या हो जाएगा? प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाती है? एच न्यू डैश हो जाती है, क्योंकि उसकी न्यू डैश हो चुकी थी आवृत्ति, पहले आवृत्ति न्यू से न्यू डैश हो गई है। प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एम सी स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति करने लग रहा है लगभग प्रकाश की चाल से। जहाँ एम और न्यू से गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एम क्या है? द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग न्यू, प्रकाश की चाल सी की कोटि का है। समझ गए कि नहीं? जो प्रकाश की चाल सी है उसकी कोटि का मान लिया है वेग, तो इसीलिए एम सी स्क्वायर लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, प्रकीर्णित फोटोन का संवेग एच न्यू डैश अपॉन सी हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले एच न्यू अपॉन सी था तो बाद में आवृत्ति डैश हो गई है, तो इसीलिए ये हो गया एच न्यू डैश अपॉन सी। बात समझ में आई? प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का संवेग एम वी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एम वी। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। फोटोन व इलेक्ट्रॉन की प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाने पर। तो देखिए बच्चों, टक्कर के पहले की कुल ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की कुल ऊर्जा। तो पहले की ऊर्जा कितनी है? पहले की ऊर्जा है हमारी एम एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, क्योंकि ये पहले की हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पहले की ऊर्जाएं हैं, पहले की ऊर्जाएं दोनों बराबर बाद की ऊर्जाएं, इन दोनों का योग, यानी कि इन दोनों का योग बराबर इन दोनों का योग, बाद की ऊर्जाएं। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये होगा पहले की ऊर्जाएं बराबर बाद की ऊर्जाएं। ठीक, यहाँ से हमने क्या किया कि हम एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। एम सी स्क्वायर बराबर, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो बन जाएगा हमारा एच न्यू माइनस के एच न्यू, ये हो जाएगा हमारा क्या कि एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस के एम नॉट सी स्क्वायर। तो एम सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एच कॉमन, न्यू माइनस न्यू डैश और एम नॉट सी स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। कितना हो गया? समीकरण नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर।
आगे की ओर बढ़ेंगे और इसमें देखिए आपतित फोटोन की दिशा अर्थात एक्स अक्ष की दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगाने पर, एक्स अक्ष की दिशा में जब हम लगाएंगे नियम तो एक्स अक्ष की दिशा में इसका संवेग कितना होता है एच न्यू अपॉन सी, और इलेक्ट्रॉन का संवेग था 0 टक्कर से पहले। टक्कर के बाद इसकी ऊर्जा हो गई एच न्यू डैश। अब कुछ बच्चों को ये आ रहा होगा कि सर जी ये कैसे आ गया कॉस फाई। तो देखिए बच्चों इस तरह से है, ऐसे करके ये थीटा कोण पर आगे बढ़ रहा है, थीटा कोण पर। तो एक्स अक्ष की दिशा में आता है कॉस थीटा और वाई दिशा में आ जाता है साइन थीटा। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स अक्ष की दिशा में कॉस थीटा और इस तरफ हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार से 5 डिग्री वाले का हो जाएगा एक्स अक्ष की दिशा में कॉस थीटा और वाई अक्ष की दिशा में साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई प्लस एम वी कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रॉन का है, जो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रहा था तो थीटा डिग्री के एंगल पे आया नीचे की ओर, इस तरफ हो जाएगा कॉस और नीचे की ओर इसका आएगा वाई। जब वाई एक्सिस वाई की बात होगी तो साइन लेंगे। अब ये हो जाएगा एम वी कॉस थीटा बराबर एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई। इसके बाद एच अपॉन सी इसमें से कॉमन आ जाएगा तो न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी क्या एम वी सी कॉस थीटा इजकल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम संवेग संरक्षण का जो नियम है वो लगाएंगे हम वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए इतना आप देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।